everyone, welcome back to my YouTube channel Med Mastery by Anshul. I am very excited for today's session. सबसे पहले अगर आप यहाँ नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो ताकि आप हमारी लर्निंग फैमिली का पार्ट बन जाओ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं गारंटी देता हूँ कि एंड तक आपके कंसेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सो तैयार हो जाओ एक एनर्जेटिक जर्नी के लिए। लेट्स डाइव स्ट्रेट इन। माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या आपने कभी सोचा है जब हम एक चॉकलेट खाते हैं तो उससे मिलने वाला जो ग्लूकोज है वो हमारी सेल्स के अंदर जाके एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है? यही है ग्लाइकोलाइसिस, एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर पायरुवेट बनता है और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। एंजाइम का नाम क्यों ऐसा है, रिएक्शन का पर्पस क्या है और एटीपी एनएडीएच किधर बनते हैं या उनका क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और फाइंड आउट करते हैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, कल हमने ग्लाइकोलाइसिस के इंट्रोडक्टरी सेक्शन में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे थे, बट दैट इज ऑल अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन। आज हम सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं क्योंकि बेसिक तो आपका ऑलरेडी क्लियर हो ही चुका है। लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन: Glycolysis is defined as the sequence of reactions converting glucose or glycogen to pyruvate or lactate with the production of ATP. Glycolysis को डिफाइन किया गया है एज अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, यानी कि यहाँ पर आपकी एक सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस चलती हैं जो कि अल्टीमेटली आपके ग्लूकोज या ग्लाइकोजन को पायरुवेट और लैक्टेट में कन्वर्ट करने में मदद करती है। कल भी हमने एक चीज सीखी थी कि आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है उसके बाद प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज पायरुवेट। इन द सेम वे एनारोबिक रेस्पिरेशन जब चलता है तो वहां पर जो एंड प्रोडक्ट बनता है दैट इज लैक्टेट। इसीलिए कहा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस होती है जहां पर ग्लूकोज या ग्लाइकोजन को अल्टीमेटली पायरुवेट या लैक्टेट में कन्वर्ट किया जाता है विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, यानी कि एटीपी के प्रोडक्शन के साथ। जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में आपका ग्लाइकोलाइसिस चल रहा होगा तो ग्लूकोज से जो एंड प्रोडक्ट बनेगा दैट इज पायरुवेट। लेकिन जब भी किसी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे चल रहा होगा तो वहां पर ग्लूकोज का जो एंड प्रोडक्ट है वो लैक्टेट होगा। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो ग्लाइकोलाइसिस नाम की इस सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन में जो पहला सबस्ट्रेट होगा दैट इज ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन करके आपको अल्टीमेटली 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनाने हैं। दैट्स व्हाई आपकी टेक्स्ट बुक में ये लिखा होता है दैट इनिशियल सबस्ट्रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज ग्लूकोज। स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको रिएक्शन पता चल रही है कि आखिर इस रिएक्शन में हो क्या रहा है तो आप रिएक्शन के नाम से ही एंजाइम का नाम बना सकते हैं, जो कि मैं आपको आज सिखाऊंगा। As you can see, in the first reaction of glycolysis, when glucose enters into the glycolysis, glucose सबसे पहले कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी कि ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो ग्लूकोज के 6वें कार्बन पर फॉस्फेट का एडिशन हो जाता है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, यहाँ पर आपके ग्लूकोज के 6 कार्बन है जहां पर कोई भी फॉस्फेट नहीं है, जबकि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज के 6 कार्बन के साथ एक फॉस्फेट भी अटैच हो रखा है और फॉस्फेट के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। अब समझते हैं कि आखिर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, आप ऑलरेडी ये चीज जानते हैं कि ग्लूकोज के को सेल के अंदर एंटर करवाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी। आपने फूड का डाइजेशन किया, आफ्टर डाइजेशन उस फूड का यानी कि उस ग्लूकोज का अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन के बाद उसे जैसे तैसे आपकी सेल तक ट्रांसपोर्ट किया गया, देन सेल के साइटोप्लाज्म तक पहुंचाया गया। अब ग्लूकोज एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल इजीली आपके सेल मेम्ब्रेन के बाहर वापस
जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि इतनी मेहनत से जो ग्लूकोज अंदर आया है वो बाहर चला जाए। इस वजह से ग्लूकोज को सेल के बाहर जाने से रोकने के लिए ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में इस फॉस्फेट का एडिशन किया गया है। इस फॉस्फेट की वजह से अब आपका जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर ही ट्रैप हो चुका है, यानी कि अब वो सेल के बाहर नहीं जा सकता। बिकॉज दिस नेगेटिव चार्ज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैन नेवर गो आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू एनी ट्रांसपोर्टर, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को सेल के बाहर भेजने के लिए कोई ट्रांसपोर्टर ही नहीं है। अगर ग्लूकोज न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रूप में प्रेजेंट होता तब ये बाहर जा सकता था, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है और इसके पास क्योंकि फॉस्फेट प्रेजेंट है, तो इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के लिए हमारे सेल के पास कोई भी ट्रांसपोर्टर अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाहर जा सके। ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, ये फॉस्फेट आपके ग्लूकोज के पास आया कहां से? इस फॉस्फेट के एडिशन के लिए हमारी बॉडी ने एक एटीपी खर्च करी। हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस की 3 डिफरेंट फेजेस होती है। सबसे पहली एक्टिवेशन फेज, जिसे हम एनर्जी कंज्यूमिंग फेज भी कहते हैं, देन स्प्लिटिंग फेज एंड लास्ट वाली पे ऑफ फेज। तो अभी चल रही है एक्टिवेशन फेज। आपको याद होगा हमने बताया था एक्टिवेशन फेज में आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो यहां पर सबसे पहली इन्वेस्टमेंट हुई एक एटीपी की। एक एटीपी के हाइड्रोलिसिस के बाद एडीपी और आईपी प्रोड्यूस हुए, जिसमें से ये वाला जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये आपके ग्लूकोज के 6वें कार्बन पे जाकर जुड़ चुका है। नाउ स्टूडेंट्स, एक्चुअली में फर्स्ट रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यूज हुआ होगा उसे समझने के लिए एक ट्रिक है जो हर एक बायोकेमिस्ट यूज करता है। देखिए, जब भी आपकी किसी रिएक्शन के दौरान एटीपी टूट रही होती है इनटू एडीपी एंड आईपी, तो वहां पर एंजाइम का नाम बनाने के पीछे क्या आता है? काइनेज वर्ड आता है, दैट इज एंजाइम। और उसके आगे लगता है वहां पर आपका सबस्ट्रेट का नाम आ जाता है। अगर आप देखो, इन द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए एटीपी टूटी है। अब क्योंकि एटीपी टूटी है, जहां पर भी एटीपी टूटती या बनती है तो वहां पर एंजाइम में क्या आता है? काइनेज। और क्योंकि आपकी एटीपी टूटी है तो जब भी एटीपी टूटेगी तो लग जाता है, दैट इज सबस्ट्रेट। आपके सबस्ट्रेट का नाम है ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं तो आपको ये पता होगा कि ग्लूकोज को हेक्सोस शुगर कहा जाता है। दैट इज वाई जो एंजाइम यहां पर यूज हुआ ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज नोन एज हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सो वर्ड रेफर्स टू द सबस्ट्रेट ग्लूकोज एंड काइनेज वर्ड रेफर्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। अंडरस्टैंड? सो इस तरीके से आप इजिली एंजाइम का नाम बना सकते हैं। एज यू कैन सी, इन द सेकेंड रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। नाउ देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। देखिए, हम ये जानते हैं कि ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस में भेजने के बाद अल्टीमेटली जो एंड प्रोडक्ट बनना चाहिए वो होगा पायरुवेट। अब जब भी ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है तो ग्लूकोज का इक्वल डिवीजन करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद देखो, क्या आप इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को 2 इक्वल भागों में तोड़ सकते हो? अगर आप चाहो भी तो 3 कार्बन एक साइड और 3 कार्बन एक साइड करके कर सकते हो, लेकिन दूसरी साइड आपका एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट है, लेकिन आपको तो इक्वल भागों में डिवाइड करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट का एडिशन करना होगा। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पर एक और फॉस्फेट को ऐड कर सकते हो? क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की फर्स्ट पोजीशन फ्री है फॉस्फेट के एडिशन के लिए। नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है स्टूडेंट्स दैट वाई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डोंट अंडरगो स्प्लिटिंग फेज। आखिर आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इक्वल भाग में क्यों स्प्लिट नहीं हो सकता? फॉर इक्वल डिविजन वी रिक्वायर 2 फॉस्फेट, वेयर एज हेयर ओनली 1 फॉस्फेट इज फाउंड।
देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के स्ट्रक्चर में केवल और केवल एक ही फॉस्फेट है। अगर हमें उन्हें इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो हमें 2 फॉस्फेट की जरूरत है, तो उसके लिए हमें एक और फॉस्फेट ऐड करना होगा। बट कैन वी ऐड 1 मोर फॉस्फेट ऑन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट? लेकिन क्या हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पर एक और फॉस्फेट को ऐड कर सकते हैं? सो नाउ सी द स्ट्रक्चर। देखिए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही सरल है। आप सभी को पता है कि हम 3 इंफॉर्मेशन का यूज करके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पहली चीज, ग्लूकोज क्या होता है? हेक्सोज शुगर, यानी कि यहां पर सबसे पहले आपको 6 कार्बन बना लेने हैं। उसके बाद ग्लूकोज का आइडेंटिफिकेशन होता है 3rd कार्बन से। 3rd कार्बन पर आपका जो ग्लूकोज है उसके राइट साइड पर होता है हाइड्रोजन और लेफ्ट साइड पर होता है OH। बाकी सब में राइट साइड OH एंड लेफ्ट साइड हाइड्रोजन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ग्लूकोज के पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे लगता है, यानी कि 1st कार्बन पर क्या है आपका? एल्डिहाइड ग्रुप विच इज फंक्शनल ग्रुप। अब हमने कहा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के स्ट्रक्चर में 6वें कार्बन पर फॉस्फेट है, तो ग्लूकोज के 6वें कार्बन में मैंने फॉस्फेट लगा दिया। लेकिन क्या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पर एक और फॉस्फेट ऐड किया जा सकता है? देखिए, 6वें कार्बन पर तो ऑलरेडी फॉस्फेट है, और जितने भी 2 से लेकर 5 तक कार्बन है इनके पास कोई फ्री ग्रुप है ही नहीं, कोई फ्री बॉन्ड है ही नहीं जहां पर फॉस्फेट का एडिशन किया जा सके। केवल आपका 1st कार्बन है CHO जो एक नए ग्रुप के साथ जुड़ सकता है। लेकिन अगर आप यहां पर फॉस्फेट की एडिशन कर देते हो तो उस वजह से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ग्लूकोज रहेगा ही नहीं, क्योंकि CHO के साथ अगर कुछ और जुड़ गया तो ये आपका एल्डिहाइड रहा ही नहीं। जबकि ग्लूकोज तो एक एल्डिहाइड होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। अगर आप उसके एल्डिहाइड यानी कि फंक्शनल ग्रुप पर ही फॉस्फेट जोड़ देते हो तो ये ग्लूकोज आपका ग्लूकोज रहेगा ही नहीं। दैट्स वाई हम ग्लूकोज पर एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट नहीं जोड़ सकते। लेकिन हमें कैसे भी करके आगे तो ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। कैसे आइसोमर होते हैं? फंक्शनल आइसोमर, यानी कि दोनों में केवल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज है और फंक्शनल ग्रुप चेंज है। देखिए, फ्रक्टोज इज ऑल्सो हेक्सोज शुगर। फ्रक्टोज के पास भी 6 कार्बन होते हैं। ऑलमोस्ट स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी देखने के लिए मिलती है, बट यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है, और कीटोन हमेशा 2nd कार्बन पर पाया जाता है इन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। यहां पर आप देख सकते हो, अगर हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की जगह फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना हो तो हम इजीली बना सकते हैं। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हम क्यों बना रहे हैं? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट खुद इक्वल अमाउंट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो पा रहा है। इस वजह से हम ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना रहे हैं। अब रीजन इसके पीछे ये है क्योंकि आपके फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में 6वें कार्बन पर और पहले कार्बन पर, दोनों कार्बन पर क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आप दोनों कार्बन पर फॉस्फेट को ऐड कर सकते हो। इसकी वजह से आपके फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं होगा एंड स्प्लिटिंग भी बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि अब दोनों तरफ बराबर बराबर फॉस्फेट और बराबर बराबर कार्बन डिवाइड किए जा सकते हैं। इस वजह से ताकि ग्लूकोज को कंप्लीटली 2 इक्वल पायरुवेट में कन्वर्ट किया जा सके, हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को सबसे पहले फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान क्या हुआ है, सबसे पहले आइसोमराइजेशन हुआ, यानी कि आइसोमर में चेंज देखने के लिए मिला है। आपका ग्लूकोज अपने आइसोमर में कन्वर्ट हुआ है तो प्रोसेस हो गई आइसोमराइजेशन। और हमें पता है कि जब प्रोसेस का नाम पता हो तो आपको शन हटाकर एज एंजाइम का यूज करना है, तो एंजाइम बन जाएगा आइसोमरेज। आगे आपने सबस्ट्रेट का नाम जोड़ देना है। सबस्ट्रेट का नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आप चाहो तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज भी लिख सकते हो, या चाहो तो फॉस्फोहेक्सोमरेज भी लिख सकते हो। फॉस्फोफॉस्फेट के लिए लिखा गया है, हेक्सो ग्लूकोज के लिए लिखा गया है फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज।
क्योंकि अब आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो चुका है, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के पीछे मेन रीजन ये था क्योंकि आपके ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पर फॉस्फेट नहीं लग सकता था, इसीलिए उसे फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया गया ताकि फ्रक्टोज के पास एक फॉस्फेट देकर हम उसकी बराबर भागों में स्प्लिटिंग कर सके। इस वजह से नेक्स्ट रिएक्शन में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। बिस का मतलब स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में 2 कार्बन पर फॉस्फेट है, 2 डिफरेंट कार्बन पर, एक तो पहले कार्बन पर फॉस्फेट है और एक आपके 6वें कार्बन पर फॉस्फेट है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो। यहां पर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इसीलिए लिखा गया है क्योंकि फ्रक्टोज के पहले कार्बन पर ऑल्सो 6वें कार्बन पर एक फॉस्फेट है। इट मींस टोटली 2 फॉस्फेट है, तो 2 के लिए लिखा गया है बिस फॉस्फेट। ओके, नाउ जब भी आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है तो एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट का एडिशन हुआ है और इस एक्स्ट्रा फॉस्फेट का एडिशन भी एटीपी को तोड़कर लिया गया है क्योंकि यहां पर आपकी क्या चल रही है, एक्टिवेशन फेज चल रही है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपने एक और एटीपी को तोड़कर एडीपी और आईपी बनाया। इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को फ्रक्टोज के पहले कार्बन से जोड़ दिया गया। अब हमने ये समझा था कि जहां पर भी एटीपी टूटती या बनती है वहां पर जो एंजाइम होता है दैट इज काइनेज, और जहां पर भी आपकी एटीपी टूट रही होती है वहां पर काइनेज के आगे सबस्ट्रेट का नाम आता है, इसीलिए हमने लिखा है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज PFK1। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 आपका रेट लिमिटिंग एंजाइम, यानी कि ग्लाइकोलिसिस की जो पूरी की पूरी स्पीड है, जो पूरी की पूरी वेलोसिटी है, वो इस PFK1 नाम के एंजाइम पर डिपेंड करती है और ये बहुत ही ज्यादा स्लोअर एंजाइम होता है। यही वो एंजाइम है जो आपकी ग्लाइकोलिसिस की वेलोसिटी और रेट को स्लो करने का काम करता है, रेट लिमिटिंग स्टेप। इस वजह से आप इसे रेट लिमिटिंग स्टेप भी कहते हो क्योंकि ये आपकी वेलोसिटी को लिमिट कर देता है, यानी कि स्लो कर देता है। नाउ आपके पास फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट आ चुका है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाने के पीछे मेन रीजन ये था ताकि आप इन्हें इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर सको, डिवाइड कर सको। तो क्योंकि अब आप इजीली स्प्लिटिंग कर सकते हो, अगर मैं इसे बीचों बीच से तोड़ दूं तो यहां पर 2 इक्वल भाग आपको मिलते हैं। देखिए, स्प्लिटिंग के दौरान आपके 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट यहां पर भी है, 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट यहां भी। आपका फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इक्वल स्प्लिटिंग में जाता है तो आपका एक प्रोडक्ट बनता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और दूसरा बनता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दोनों के पास 3-3 कार्बन और 1-1 फॉस्फेट है। नाउ आप एक चीज नोटिस करो, फ्रक्टोज के पास कीटोन ग्रुप था, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के पास भी कीटोन ग्रुप है, लेकिन यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप कहां से आया? तो एक एंजाइम होता है एल्डोलेज जिसने यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप का एडिशन किया है। एल्डोल का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। With the help of aldolase enzyme, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को इक्वल 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया या फिर डिवाइड किया गया। नाउ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं बिकॉज दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब होता क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अपने आप को कन्वर्ट कर देता है इनटू फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। नाउ जब भी आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो ये प्रोसेस होती है आइसोमराइजेशन। अगर आइसोमराइजेशन हुई है तो एंजाइम क्या होगा? आइसोमरेज। और सबस्ट्रेट क्या था? सबस्ट्रेट था आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को केमिस्ट्री में फॉस्फोट्रायोज के नाम से भी जाना जाता है। इस वाई आपके एंजाइम का नाम हो गया फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज, या आप इसे कह सकते हो ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। इस वजह से अब आपका जो ग्लाइकोलिसिस में फर्दर स्टेप में जो सबस्ट्रेट होगा दैट इज
फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स। नाउ एज यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्टेप, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है इनटू 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। नाउ अब आपको पहले देखना है कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में क्या चेंज हुआ। एज यू कैन सी सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। यहां पर प्रोडक्ट में फर्स्ट कार्बन पर भी क्या आ गया है, फॉस्फेट आ गया है, जबकि अभी तक आपके थर्ड कार्बन पर ही फॉस्फेट था। अब आपके फर्स्ट कार्बन पर भी क्या आ चुका है, फॉस्फेट आ चुका है। तो आपका ये फॉस्फेट आखिर आया कहां से। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या है, आपके सेल के साइटोप्लाज्म के द्वारा आपका एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है, आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट्स के मन में कि अगर आपका यहां पर सेल के साइटोप्लाज्म के द्वारा फॉस्फेट दिया जा सकता है, तो जो इनिशियल स्टेज थी वहां पर भी तो आपके फॉस्फेट साइटोप्लाज्म से डायरेक्टली ले लिए जा सकते थे, लेकिन यहां पर सेल का दिमाग यूज होता है, यानी कि सेल का न्यूक्लियस हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर आपका एटीपी यूज ना करके हर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को फ्री में फॉस्फेट दे दिया जाता, तो सारा का सारा ग्लूकोज जो भी सेल के अंदर आता वो अपने आप ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता, चाहे वो आगे ग्लाइकोलिसिस में जाए या ना जाए। लेकिन सेल केवल उस पर अपनी एनर्जी खर्च करती है, केवल उस पर अपना फॉस्फेट खर्च करती है जो एक्चुअल में ग्लाइकोलिसिस के अंदर जा चुका है। अगर आप देखो यहां पर आपकी रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस के अंदर कंटिन्यू हो चुकी है, जबकि यहां पर आपकी ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो रही थी। तो इनिशियली आपकी सेल ने अपना फॉस्फेट नहीं दिया, जबकि उसने ये देखा कि कौन सा ग्लूकोज एक्चुअल में सीरियस है ग्लाइकोलिसिस में जाने के लिए। क्योंकि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहां तक पहुंच चुका है, इट मीन्स ये आपकी ग्लाइकोलिसिस के लिए सीरियस है, तो वहां पर सेल अपने साइटोप्लाज्म से फॉस्फेट देने के लिए तैयार है। अब क्योंकि यहां पर 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 2 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए फॉस्फेट भी 2 चाहिए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बनते वक्त ग्लिसरल्डिहाइड से ग्लिसरेट बना है। जब भी एल्डिहाइड से ग्लिसरेट बन रहा होता है, यानी कि एल्डिहाइड ने अपना एक हाइड्रोजन लूज कर दिया है। हाइड्रोजन लूज होना यानी कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, यानी कि यहां पर फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ऑक्सीडेशन में गया है। अगर ऑक्सीडेशन में गया, इसने अपना एक हाइड्रोजन निकाला, तो उस हाइड्रोजन को किसी ना किसी ने तो कैच किया होगा। तो उस हाइड्रोजन को कैच कौन कर लेता है, द कोएंजाइम NAD। क्योंकि आपके फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल थे, यानी कि ऑक्सीडेशन भी दोनों का हुआ होगा, हाइड्रोजन भी 2 निकले होंगे, तो 2 हाइड्रोजन को कैच करने के लिए 2 NAD के मॉलिक्यूल आ जाते हैं और अल्टीमेटली आपके 2 NADH में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि एक साइड तो ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन दूसरी साइड कोएंजाइम में रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि आपका NAD NADH में कन्वर्ट हो गया। यानी कि क्या प्रोसेस चली है, रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ क्योंकि यहां पर मेन प्रोसेस थी हाइड्रोजन का डिलीशन होना, यहां पर आपका फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से एक्चुअल में ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। और जब भी हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो प्रोसेस होती है डीहाइड्रोजनेशन, डिलीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एंजाइम क्या होगा, डीहाइड्रोजिनेज, और उसके आगे आप सबस्ट्रेट का नाम लगा दोगे जिसे आप कहते हो G3P, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्योंकि इस फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टेप, एज यू कैन सी 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल आगे जाकर 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहां पर आपको सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, यहां पर 2 फॉस्फेट थे पहले और तीसरे कार्बन पर, जबकि यहां पर केवल और केवल तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट है। यानी कि आपका एक फॉस्फेट क्या हुआ है, लूज हुआ है। और जब भी फॉस्फेट लॉस होता है तो उसे कौन कैच कर लेता है, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ADP। ADP इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़कर ATP बनाती है। नाउ एज यू कैन सी 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल थे, इट मींस 2 मॉलिक्यूल से 2 फॉस्फेट निकला होगा।
दो फॉस्फेट को कैच करने के लिए आपकी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर 2 एटीपी आए होंगे, तो अल्टीमेटली कितनी एटीपी बनी? 2 एटीपी। ओके, यहां पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि आपके सबस्ट्रेट के ब्रेकडाउन के बाद डायरेक्टली क्या बना है? एटीपी बना है। और अगर आपको सेल्यूलर रेस्पिरेशन वाला चैप्टर याद हो तो वहां पर हमने ये पढ़ा था, जहां पर आपकी डायरेक्टली एटीपी का सिंथेसिस होता है वहां पर आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखने के लिए मिलता है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एटीपी बन रही है। याद होगा हमने पढ़ा था जहां पर भी एटीपी बनती या टूटती है वहां पर एंजाइम जो यूज होता है दैट इज काइनेज। अब क्योंकि आपकी एटीपी बनी है तो एटीपी बनने के दौरान काइनेज ही यूज किया जाता है, लेकिन अब प्रोडक्ट का नाम आएगा। एज यू कैन सी हियर, यहां पर आप देख सकते हैं काइनेज वर्ड इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि एटीपी का सिंथेसिस हुआ है, और क्योंकि सिंथेसिस हुआ है तो आप प्रोडक्ट का नाम पहले लोगे। प्रोडक्ट का नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, तो एंजाइम का नाम क्या हो गया? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट। यहां पर म्यूटेशन हुई है। क्या हुई है? म्यूटेशन, क्योंकि थर्ड कार्बन से फॉस्फेट कहां चला गया है? दूसरे कार्बन पर। यहां पर कई बच्चे ये सोचते हैं कि यहां पर 3 फॉस्फेट होंगे, नहीं, एक्चुअल में 3 का मतलब है थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट है, जो कि अब आपकी सेकेंड कार्बन पर ट्रांसफर हो चुका है। क्योंकि यहां पर जस्ट आपके फॉस्फेट का ट्रांसफर हुआ है, यानी कि म्यूटेशन हुई है, तो एंजाइम होगा म्यूटेज। लेकिन म्यूटेशन किस में हुई है? सबस्ट्रेट में। दैट इज वाई म्यूटेज के आगे सबस्ट्रेट का नाम लगा देंगे, दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अब आपके 2 मॉलिक्यूल बन चुके हैं 2-फॉस्फोग्लिसरेट के, जो कि 3-3 कार्बन वाले हैं। अब 2-फॉस्फोग्लिसरेट आगे रिएक्शन में जब कंटिन्यू होता है तो अंडर ग्लाइकोलिसिस यहां पर ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में ये डिफरेंस है कि यहां पर आपका इनोलेशन देखने के लिए मिला है, आपको फॉस्फोइनोल पायरुवेट में इनोल वर्ड देखने के लिए मिल रहा होगा। इनोलेशन वो प्रोसेस होती है जहां पर 2 इनोल ग्रुप का एडिशन होता है। 2 इनोल ग्रुप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 2 ही मॉलिक्यूल है 2-फॉस्फोग्लिसरेट के जो 2 पीईपी बना रहे हैं। अगर आपको 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाना है तो इनोलेशन भी 2 बार चलेगी और इनोल ग्रुप भी 2 बार ऐड होगा। इनोल ग्रुप जब 2 बार ऐड होता है तो आपका 2 H2O के मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में इवॉल्व हो रहे होते हैं। इस वजह से इस दौरान क्योंकि इनोलेशन चली है तो एंजाइम का नाम हो जाता है इनोलेज। नाउ 2 molecules of phosphoenol pyruvate ultimately convert into the product जो हमें चाहिए था, which is end product of glycolysis that is known as pyruvate और pyruvic acid, जिसके 2 molecule आपको मिलते हैं जो कि 3-3 कार्बन के होते हैं। Now see the difference between substrate and product। substrate के पास इनोलेट भी था और फॉस्फेट भी था, जबकि प्रोडक्ट के पास ना ही इनोल ग्रुप है और ना ही कोई फॉस्फेट है। इट मींस अगर फॉस्फेट निकला है तो फॉस्फेट कोई ना कोई तो कैच करेगा, क्योंकि 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुए हैं तो फॉस्फेट भी 2 निकले होंगे। 2 फॉस्फेट को कैच करने के लिए सेल के साइटोप्लाज्म में से 2 एटीपी आएंगे और इन दोनों फॉस्फेट को कैच करके 2 एटीपी बना लेंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका यहां पर डायरेक्टली सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनते वक्त एटीपी बना है। इसीलिए इस तरीके के एटीपी फॉर्मेशन को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। क्योंकि यहां पर भी एटीपी बन रही है तो एंजाइम काइनेज होगा, और जब भी एटीपी बनती है तो काइनेज के आगे प्रोडक्ट का नाम लगता है। दैट इज वाई एंजाइम नेम इज पायरुवेट काइनेज। दैट इज योर थर्ड फेज विच इज नोन एज पे ऑफ फेज। As you can see in the payoff phase आपको 2 ATP एंड प्रोडक्ट बनते वक्त दिखी और 2 ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में देखने के लिए मिली। 2 ATP यानी कि टोटल आपको पे ऑफ फेज में 4 ATP देखने के लिए मिली। लेकिन अब आपने 2 ATP इनिशियली यूज भी तो करी थी, एक ATP फर्स्ट प्रोसेस में और दूसरी थर्ड रिएक्शन में, तो आपने कमाई 4 ATP और लगाए कितनी 2 ATP, यानी कि नेट प्रॉफिट आपको कितना हुआ 2 ATP का। दैट्स वाई नेट ATP इज इक्वल्स टू 2 ATP। बस दोस्तों ये थी ग्लाइकोलिसिस की कंप्लीट जर्नी, ग्लूकोज से पायरुवेट तक का सफर।
आपने देखा कैसे हर स्टेप के एक लॉजिकल रीजन है। कभी एटीपी इन्वेस्ट करना, कभी एटीपी एनएडीएच अर्न करना और फाइनली एनर्जी पैक्ड पायरुवेट बनाना। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आपको ऐसे ही क्लियर और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स मिलते रहें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में पायरुवेट का फेट एक्सप्लेन करूं या फिर ग्लाइकोलिसिस की रेगुलेशन डिटेल में कवर करूं। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग और अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रांग बनाते रहो। बाय बाय, टेक केयर।